डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड एंड ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेसिस पे आपको कुछ डायग्राम्स करवाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये क्या होता है कि अरेंजमेंट होती है ऑर्बिटल्स की, जो ऑर्बिटल अरेंज करते हैं, बॉन्ड करते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, सेंटर के डिफरेंट डायरेक्शंस में, उसे ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब ये दो तरह की हैं, टू टाइप से की जाती हैं। एक तो होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक होती है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। दोनों फॉर्म हमें इसमें अप्लाई करनी होती है। तो हमने करनी है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले BF2 की हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ये फॉर्म करेंगे, फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेसिस पे करेंगे। दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप्स में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे करनी है। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हमें सेंटर एटम देखना होता है, कौन सा है। सेंटर एटम है बेरिलियम। बेरिलियम जिसके एटॉमिक नंबर होता है 4। आपको ये लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। हमने लास्ट टाइम हाइब्रिडाइजेशन की थी, उसे मैंने कंप्लीट बताया था कि उसमें एक्साइट होते हैं, एक ऑर्बिटल नहीं बनती है, एक्साइट होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। अगर अब यहाँ से 2s2 है तो 2s2 में 2 है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो गया तो एक रह गया, और जो एक्साइट हुआ है वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, जो कि 2px1 होगा। 1 ऑर्बिटल 2px में चला गया। कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये सीरीज ली गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये जो स्टेट होती है वो होती है एक्साइट स्टेट। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है इसमें इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारी एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब इसमें 1s और 1p क्या है, 1s और 1p, 1 2s है और 1 2px है। ठीक है, तो sp आपस में मिलेंगे। जब sp आपस में मिलते हैं, एक s और px की शेप आपस में मिलेगी तो s और p हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ये वाली हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखी तो मैं लास्ट टॉपिक में सारी हाइब्रिडाइजेशन करवा चुकी हूँ। जब एक s एक p से मिलता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ये लीनियर शेप होती है और इनके बीच के एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये जो है ये है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये काम हमने सिर्फ सेंटर को लेके किया है, F2 का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की शेप के अकॉर्डिंग देखें तो हमने जो अपनी लीनियर शेप बनाई है, यहाँ से निकाली है कि हमारी शेप कौन सी है। सबसे पहले आपको शेप निकालनी है। शेप निकालने के लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड स्टेट लेनी है, फिर आपको एक्साइट स्टेट लेनी है सेंटर की, और फिर उसमें आपने देखना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल अनपेयर हैं। एक s और एक p अनपेयर है। अगर एक s एक p के साथ मिलता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन करता है, तो ये लीनियर शेप आती है। अब इस लीनियर शेप में Be के साथ F2 कनेक्टेड है, यानी फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। एक फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, यानी Z में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। और लेकिन दो फ्लोरीन है ना, तो इसमें क्या है, दोनों फ्लोरीन साइड बाय साइड बेरिलियम के साथ कंबाइन कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बेरिलियम के पास दो ही ऑर्बिटल्स हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयर कर लेंगे साइड में। फ्लोरीन अपना एक एक और बेरिलियम अपना एक एक शेयर कर लेगी। यहाँ पे ये शेयरिंग बता रहे हैं, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है हमारा जब हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल करते हैं। सबके लिए सेम प्रोसेस है। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। अब देखिए ये कौन सी शेप है, एक लीनियर शेप है। नेक्स्ट है BF3। BF3 ठीक है। अब देखिए बोरोन ट्राई फ्लोराइड,
सेंटर कौन सा है? बोरोन। वही करना है जो पहले किया है। बोरोन का एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट, एक्साइट स्टेट। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन ये रही, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। इसमें से S में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और 2p Z में चला जाएगा, Y में चला जाएगा। 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके Y में चला गया, यानी वो एक्साइट हो गया, एक्साइट स्टेट आ गई। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? आपको कैसा पता लगेगा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? कौन कौन से हाफ फील्ड है? एक S और 2p, px और py, 2p। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 लॉब्स बनती हैं, 3 नई लॉब्स बनती हैं, ये 3 लॉब्स बनी और ये s की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके एंगल 120 डिग्री का होता है। लास्ट टाइम हाइब्रिडाइजेशन में क्लियर करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हुई। अब हमने हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कर ली, ग्राउंड स्टेट निकाल लिया, एक्साइट स्टेट निकाल ली और ये भी देख लिया कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। हमने शेप देख ली। अब फ्लोरीन, जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन है, तीनों के पास एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो बोरोन के लोब्स के साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके आया था और फ्लोरीन के साथ उसने ओवरलैप कर लिया। हर एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो वो ओवरलैप कर लेता है, यानी कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जब ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये तीनों फ्लोरीन सेंटर के बोरोन के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और ये शेप है हमारे पास मॉलिक्यूल की BF3 की। अब ये देखिए सेंटर में B और साइड में F कनेक्टेड है। नेक्स्ट है कार्बन, CH4 की शेप, CH4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ग्राउंड स्टेट, यानी कि पहले कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, ये ग्राउंड स्टेट है। अब हमें इसका एक्साइट क्यों करवाना पड़ता है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, अगर आप कंफ्यूजन है तो देखिए px और py में दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का आउटर मोस्ट शेल पूरी करेगा तो ये फुल कर लेगा अपनी को, लेकिन यहाँ पे तो H4 है, तो H4 कार्बन के साथ किस तरह कंबाइन होंगे? नहीं हो सकते, इसी वजह से वो एक्साइट करता है। तो 1 2 3 4 हो गए अनपेयर ऑर्बिटल्स, तो 4 हो गए तो हाइड्रोजन भी 4 हैं, तो इस वजह से वो शेयरिंग कर लेते हैं। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है? एक S और 3 P की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक S की सर्कुलर शेप, ये बेल टाइप की शेप सी होती है थोड़ा, px py p3 तीनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप। अब हमारे पास ये शेप आ गई sp3, एक S3p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक्साइट स्टेट, और हमने शेप भी बना ली। शेप्स हमने लास्ट टॉपिक में की थी, सारी शेप्स किस तरह से बनी है मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे CH4 है, यानी कि 4 हाइड्रोजन इनके साथ कंबाइन होंगे। हाइड्रोजन का जो शेप होती है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल में, जो कि s ऑर्बिटल में होता है, तो सर्कुलर शेप होती है। इसी वजह से सर्कुलर में चारों साइड में कंबाइन हो जाएगा, 1s 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 1s, ये सारे हाइड्रोजन एटम हैं। ये CH4 की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अब हम एक और देख लेते हैं C2H6 का। C2H6 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में की थी। कार्बन की शेप S, इसकी एक्साइटिंग स्टेट भी कर ली थी हमने, और ये वाली शेप हमारे पास आएगी। तो ये है C2, यानी कि 2 कार्बन। एक कार्बन की ये वाली sp3 शेप है तो दूसरे कार्बन की भी तो यही शेप होगी, तो दोनों यहाँ पे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। 2 कार्बन है, एक कार्बन की शेप ये है sp3 की, दूसरे कार्बन की ये है, दोनों लोब यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ओवरलैप करेगी। आगे है H6, यानी कि 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन इनके साइड पे 1 2 3 4 5 6
6 हाइड्रोजन के साथ में मिक्स हो जाएंगे। तो ये कौन सी शेप हो गई? ये जो शेप हमने बनाई थी ये तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे थी, और ये जो हाइड्रोजन के लगे हैं इनके साइड में, लोब्स की साइड में, ये क्या है? ये ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग है। सारे 1s की, यानी कि हाइड्रोजन है ना 1s में पहला इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जो शेप है ये बनेगी। अब एक और चीज C2H4 भी देख लेते हैं। हमें C2H6 कर लिया, C2H4 कार्बन की शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे C2 है का 2 कार्बन है तो दोनों इस तरह से कंबाइन होंगे। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे सर्कुलर शेप होगी क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर करता है हाइड्रोजन में, तो सर्कुलर शेप होगी, तो ये लोब्स के साइड में कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक लोब बचेगी। मैंने ये डॉटेड में लिया है। डॉटेड में क्यों लिया है? डॉटेड में इस वजह से लिया है क्योंकि अगर हम वैसे तो हम जो एक्साइट स्टेट होती है जैसे कि कार्बन की है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 लोब्स लेते हैं, 4 लोब्स लेते हैं ना, अगर आपको याद है तो हम 4 लोब्स लेके काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक लोब एक्स्ट्रा ली है। ये क्यों ली है? देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इस वजह से ली है क्योंकि जब 4 हाइड्रोजन यहाँ पे एक दूसरे लोब के कनेक्ट हो जाएंगे तो एक लोब बच जाएगी, क्योंकि ये लोब तो साइड बाय साइड यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से कनेक्ट हो गई। अब 4 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो गए तो एक लोब यहाँ पे बच जाएगी, तो उसको भी तो हमने कोई कहीं ना कहीं उसकी पेयरिंग करनी है, उसका भी तो कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाना है। इसी वजह से हम एक इमेजिनरी लोब ले लेते हैं, यहाँ पे भी और दोनों में ही ले ली है क्योंकि एक बची हुई थी, इस वजह से हमने एक ली है, और उसकी जो लिंकेज है वो साइड बाय साइड होगी। ये जो बॉन्ड होगा ये पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से होता है, पाई बॉन्ड साइड बाय साइड से होता है। तो ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ऑब्वियसली ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड है ये? पाई बॉन्ड। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट है H2O। H2O के केस में क्या होगा? अब अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, हाइब्रिडाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, उस टाइम में मैंने ये भी बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आइसोलेटेड एटम्स में नहीं होती, ये सिर्फ टाइम बॉन्डेड फॉर्मेशन है। अब H2O के केस में सेंटर O है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये रही, py और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है। H2 है, 2 हाइड्रोजन, ये ऑब्वियसली इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी? अब देखिए इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों होगी ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि एक लोब ये वाली ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो डायग्राम है वो ये होता है। हमने ये छोड़ दो आप, हमने सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ले ली है। ये कंप्लीट, मान लीजिए इसकी पेयर हमने 2 यहाँ पे लगा दिया, 2 यहाँ पे लगा दिया, 2 पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो दोनों हमने यहाँ पे लगा दिए। तो मतलब कि ये किसी के साथ भी ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है, दो दो हैं। अब py और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन थे, दोनों को भी एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी लेके आएंगे अपने लिए, तो यहाँ पे एक्साइटमेंट की जरूरत रही ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे वो क्यों एक्साइट होंगे? क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो आइसोलेटेड एटम्स के लिए नहीं होती, याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन में हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही लेंगे और डायग्राम यही लेंगे, लेकिन ये कंप्लीटली फिल्ड रहेंगे,
इसकी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, लेकिन 2 बचेंगे ना, इन दोनों की हाइड्रोजन के साथ हो जाएगी, तो ये बॉन्ड होता है H2O का। तो आपने जब भी देखना है ना, आपको ये देखना है कि क्या इसमें एक्साइटमेंट की, जो इलेक्ट्रॉन के एक्साइट करने की जरूरत है, अगर नहीं है तो नहीं करानी। जैसे कि अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे NH3 एमोनिया का, आप एमोनिया की शेप बना के देखना, यही वाली शेप, पहले हाइब्रिडाइजेशन होगी, एमोनिया में NH3 में पहले तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना, कॉन्फ़िगरेशन के बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप बनेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2s और 3p, ठीक है। और उसमें एक तो यानी कि एक लोब ऐसी होगी जो कि नॉन बॉन्डेड होगी, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बाकी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिनके साथ H3 जो होंगे वो ओवरलैप करेंगे, और ये जो होती है NH3 की जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी और उसकी मॉलिक्यूलर शेप आएगी। इस तरह से आप इन्हें करेंगे, तो इस तरह से आप सभी शेप्स को इजीली बना सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।